डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर सीए फाउंडेशन समझाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो इससे पहले जितने भी चैप्टर है उसमें ये बताया गया है व्हाट आर दी असेंशियल्स फॉर क्रिएटिंग द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसके अंदर कंसिडरेशन आता है, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आता है, ऑफर एक्सेप्टेंस आता है, सारी चीज़ें आती है। अब परफॉर्मेंस के बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोलता है? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में परफॉर्मेंस के बारे में लॉ क्या बोलता है? यहाँ पे लॉ परफॉर्मेंस के लिए पार्टीज को मैंडेटरी कर रहा है, ऑब्लाइज मतलब फोर्स कर रहा है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। उसके बारे में लॉ क्या बोलता है? पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जिन दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, से ए एंड बी। Parties to the contract shall either perform their respective promises, पहला पार्ट। दूसरा, offer to perform their respective promises। और तीसरी बात वो क्या बोल रहा है? परफॉर्मेंस ऑफ promises is exempted under contract act or any other law। मीन्स परफॉर्मेंस के कॉन्टेक्स्ट में लॉ क्या बोल रहा है? पार्टी शेल आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म और they should not perform if performance of promise is exempted under contract act or any other law। मीन्स हमारी तीन चीजें बोल रहा है। अब तीनों चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्या बोल रहा है? पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट शेल आइदर परफॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्म? मीन्स उसको हमने यहाँ पे एक वर्ड बोला है, एक्चुअल परफॉर्मेंस। What is an actual performance? When party offer to perform his promise and other party accept his performance। सिंपल सी बात करते हैं, ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए विल सेल गुड्स टू बी। नाउ ए बी के पास गया, भैया गुड्स की डिलीवरी ले लो, बी ने एक्सेप्ट कर ली। नाउ दिस विल बी कॉल्ड द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पार्ट ऑफ ए। तो यहाँ पे लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है कि पार्टी को या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस करनी है, या तो मीन्स मैं दो लॉ तीन ऑप्शन दे रहा है। तो एक तो एक्चुअल परफॉर्मेंस करनी है, और दूसरे एक चीज बता रहा है लॉ, ऑफर टू परफॉर्म, जिसको सिनोनिम बोला गया ऑफर टू परफॉर्म, टेंडर, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ये ऑफर टू परफॉर्म क्या चीज है? व्हेन पार्टी ऑफर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस एंड अदर पार्टी डू नॉट एक्सेप्ट हिज परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल लेता हूं, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए को गुड्स परचेज करने और बी को गुड्स सेल करने, और कॉन्ट्रैक्ट में हुआ कि ए को पहले पेमेंट करनी है बी को। नाउ ए बी के पास पेमेंट लेने गया, फॉर एनी रीजन बी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पेमेंट ऑन अ स्पेसिफिक डेट। Now in this case, what it will be called? It will be called A has offered to perform, but the B has not accepted his performance। तो अब यहाँ पे A तो रेडी है अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए, बट B ने मना कर दिया। तो पॉइंट ये होता है कि A के पास क्या राइट है, मीन्स क्या A अपनी परफॉर्मेंस से फ्री हो गया या नहीं हुआ। इसके बारे में आपको भी समझाता हूँ। पहले लॉ ने दो पार्ट बोले कि पार्टी शुड आइदर एक्चुअली परफॉर्म देयर प्रॉमिस और ऑफर टू परफॉर्म। इस पे मैं आता हूँ। और तीसरा लॉ ने क्या बोला है? पार्टी शुड नॉट आइदर परफॉर्म देयर प्रॉमिस व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज एग्जेम्प्टेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर लॉ। ये एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए बच्चों को पढ़ाएगा और बी स्टूडेंट है। नाउ आफ्टर द एंट्रिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ए की डेथ हो गई। इन दिस केस हम अभी आगे पढ़ेंगे, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द पर्सनल स्किल ऑफ ए, then upon the death of the A, the contract become void। In this case B will not give the fees, and since A की तो डेथ हो गई, A के पार्ट पे परफॉर्मेंस होगी नहीं।
In this case, B is not required to perform their promise. This is the case which is under the Contract Act, जहाँ परफॉर्मेंस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मना कर दिया। अंडर एनी अदर लॉ हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा कि दे विल ट्रेड इन एक्स गुड्स, डिलीवरी करेंगे से 10 दिन के बाद। Now what happened after entering into contract? The next day, the government of India passed a law whereby the trading in X good was declared illegal. In that case, the contract between A and B will also comes to an end. इन दिस सिनेरियो हम ये कह सकते हैं कि दोनों केस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर लॉ दोनों के मिक्सचर से ए और बी अपनी ऑब्लिगेशन, अपनी परफॉर्मेंस, प्रॉमिस को परफॉर्म करने से फ्री हो गए। तो परफॉर्मेंस के केस में लॉ क्या बोल रहा है? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड आइदर परफॉर्म, ऑफर टू परफॉर्म और देयर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज एग्जेम्प्टेड। अब मैं आपको एक चीज लेकर चलता हूं दोबारा से ऑफर टू परफॉर्म के केस में, कि अगर एक पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए दूसरी पार्टी को अप्रोच करा बट दूसरी पार्टी ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? अब हम नीचे पढ़ते हैं। अफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल देता हूं, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, से कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऑन 1 अप्रैल। ये डिसीजन हुआ कि पहले ए 15 अप्रैल को पेमेंट करेगा एंड देन बी उसको गुड्स की डिलीवरी देगा। और अगर ए ने 15 अप्रैल से डिले करा तो ए को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नाउ व्हाट हैपन, ए 15 अप्रैल को पेमेंट लेके बी के पास गया और बी ने वो पेमेंट एक्सेप्ट करने से उस दिन मना कर दिया। In this scenario, A will not be responsible for non-performance. Hence, later on, whenever A will make the payment, उसको interest की payment नहीं करनी पड़ेगी because he has already offered to perform, which B has refused to accept. Hence, what the law says then, the promiser is not responsible for non-performance. ये law ने यहाँ पे बोल दिया। Secondly, the promiser does not lose his right under the contract. ये क्या चीज है? ये मैं आपको समझाता हूं अभी। लेट्स से ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए परचेजर है और बी सेलर है, और पहले बात तो ये एडवांस पेमेंट करनी है ए को। ए बी के पास गया एडवांस पेमेंट करने और बी ने पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करी, बी ने उस दिन उसको मना कर दिया। अब नाउ ए इज वेटिंग कि बी उसकी पेमेंट एक्सेप्ट करे, बी ए नहीं कर रहा। अल्टीमेटली व्हाट हैपन, बी इन एब्सेंस ऑफ पेमेंट, बिकॉज ऑफ बी का ही फॉल्ट था, बी ने ए को गुड्स सप्लाई नहीं करे। एज अ रिजल्ट ए को गुड्स बाजार से, सपोज रेट हम ले लेते हैं 100 रुपीज पर केजी बात हुई थी लेने की, और बी ने सप्लाई नहीं करा ए को, बी ने ब्रीच करा। ए ऑफर टू परफॉर्म कर रहा था बट बी ने पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करी और अल्टीमेटली बी ने ब्रीच करा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ए को गुड्स बाजार से महंगे रेट पे लेने पड़े। In this case, A does not lose his right to claim compensation for damages because B के ब्रीच की वजह से A को 10 रुपए पर केजी गुड्स महंगे लेने पड़े, and then upon the breach of the B, A does not lose his right to claim compensation because A was willing to perform his promise but B refused to accept. तो इस केस में जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, ऑफर टू परफॉर्म है, उसको करने के बाद प्रोमिसर के पास ये दो राइट्स रहते हैं। प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, ये जो मैंने आपको इंटरेस्ट वाला पॉइंट समझाया,
और ही डज नॉट लूज हिज राइट, ये जो मैंने आपको यहाँ समझाया ये वाला कि ए इस केस में भी कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है। अब पॉइंट क्या आ रहा है कि ऑफर टू परफॉर्म में हम प्रॉमिसर को कुछ प्रिविलेज दे रहे हैं, कुछ राइट दे रहे हैं। तो नेक्स्ट नाउ कम्स द पॉइंट, भाई कब हम मानेंगे कि ऑफर टू परफॉर्म वैलिड है? क्योंकि अगर ऑफर टू परफॉर्म हम बोल रहे हैं, एक पार्टी ने कुछ परफॉर्म करने के लिए स्टेप लिए, बट इट्स नॉट एज पर दी कंडीशंस फॉर दी वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, वैलिड ऑफर टू परफॉर्म। इन दैट सिनेरियो ऑफर टू परफॉर्म को वैलिड नहीं माना जाएगा और प्रॉमिसर को ये राइट्स नहीं मिलेंगे। Hence, offer to perform to be treated as offer to perform shall satisfy the following conditions. Unconditional. Attempted performance is unconditional when it is made in accordance with the terms of the contract. जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हुई थी से ए और बी के बीच में, और ए उसको फुलफिल करने के बाद बी के पास अपना परफॉर्मेंस अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने जा रहा है, तभी हम उसको बोलेंगे अनकंडीशनल। इसको और क्लियर करते हैं, आगे के पॉइंट से बेटर क्लियर होगा। एट अ प्रॉपर टाइम, द ऑफर टू परफॉर्म मस्ट बी एट अ प्रॉपर टाइम, एट अ स्टिपुलेटेड टाइम if there is an agreement as to time, or during the business hour if there is a no agreement as to the time। मीन्स जो टाइम एग्रीमेंट में एग्री करा गया है उसी टाइम पे या तो प्रॉमिस परफॉर्म करना है, और अगर टाइम एग्री नहीं करा गया है तो ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। एग्जांपल लेता हूँ, उससे आप अप्रिशिएट करोगे। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए को एडवांस पेमेंट करनी थी, कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ। ए इसके बाद एडवांस पेमेंट लेके पहुंचा 11 बजे रात को दुकान पे, बी ने लेने से मना कर दिया। नाउ 11 बजे in any normal business scenario 11 p.m. is not at business hours, hence the action taken by A will not be treated as a valid attempted performance or offer to perform। Second condition, at a proper place, offer to perform must be at a proper place, that is at a stipulated place if there is an agreement as to the place, or at promissory business place if there is a business, or promissory residence if there is a no business place। वैसे तो पैरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझाता हूँ स्पीडली कि अगर एक प्लेस तय करी गई है परफॉर्मेंस के लिए तो उस प्लेस पे ही ऑफर टू परफॉर्म करना है। प्लेस एग्री नहीं करी गई है तो प्रॉमिसी के बिजनेस प्लेस पे, इफ प्रॉमिसी इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस, और इफ देर इज अ नो बिजनेस प्लेस देन एट द प्रॉमिसी रेजिडेंस। तो ये सिंपल है, लॉजिकल है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द प्रॉमिसी। Promisor must give reasonable opportunity to the promisee of ascertaining that goods offered are same as promisor is bound to deliver। ए ने सप्लाई करने थे गुड्स बी के पास, ए पूरा एक ट्रक लेके बी के पास गया कि भैया गुड्स की डिलीवरी ले लो, मैं लाया, और बोला भाई फटाफट ले लो 10 मिनट में मुझे जाना है। अब यहाँ पे लॉ ये कहता है कि B should get a reasonable time to inspect that goods are as per the contract। If A जो promiser है यहाँ पे अगर वो B को reasonable time, reasonable opportunity नहीं दे रहा है to for the purpose of ascertaining that goods are as per the contract, then it will not be called a valid offer to perform। For whole obligation, it must be for whole obligation and not for the part of the whole obligation। However, a minor deviation from the terms of the contract may not render the tender or offer to perform invalid। एग्जाम्पल देता हूँ, ए ने कांटेक्ट करा था कि बी को उसे 100 kg सप्लाई करने गुड्स, ए बी के पास लेके गया 80 kg, which B refused to accept। Now the contract was to deliver
100 kg टू बी इन वन इंस्टॉलमेंट इन वन गो, और ए कितना लेके गया 80 kg। Now this action on the part of A is not for the whole obligation of A, because A को 100 kg देना था। Hence in this case this action of A is not valid offer to perform। अब लॉ क्या कह रहा है, माइनर डिविएशन इज अलाउड। ए ने कॉन्टैक्ट करा था 100 kg का, और वो जो लेके गया इट वाज 99.5 kg, मीन्स इट वाज जस्ट लेस बाय 0.5 kg। तो ये तो एक नॉर्मल बिजनेस सिनेरियो होता है कि भाई आप किसी के पास गुड्स लेके जा रहे हो, वेयर सच माइनर डेविएशन इज परमिटेड। तो इस केस में ये माना जाएगा कि ए हैज परफॉर्म हिज promise to the extent of whole obligation because the deviation is very very minute to a proper person. The promise must be the offer to perform must be made to the promisee or his duly authorized agent। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के पास। सी जो है वो बी का ब्रदर था जो ए के घर के पास रहता था। ए ने सी को बोला गुड्स ले ले, और सी ने लेने से मना कर दिए। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट वाज बिटवीन ए एंड बी, and B has not authorized C to be his agent। In this case, the action of A to give goods to C, which C refused to accept, will not be treated as a valid offer, because offer to perform can only be made to the promisee or his authorized agent of exact amount and in a legal tender। This is about payment। In case of tender of money, it must be of exact amount and in a legal tender। यहाँ लीगल टेंडर का मतलब अगर इंडिया की बात करें, इट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीस। मीन्स हम एग्जांपल लेते, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए को पहले पेमेंट करनी थी, ए बी के पास डॉलर्स लेके गया इक्वलेंट अमाउंट ऑफ रुपीस के, जो बी ने लेने से मना कर दिए। एंड इन दिस केस दिस एक्शन ऑफ ए इज नॉट दी offer to perform because it was not in a legal tender। ऑफ एग्जैक्ट अमाउंट का मतलब है ए को पेमेंट करनी थी बी को 1 लाख रुपए, और ए ने उसको ऑफर करा 99,000। दिस ऑल्सो इज नॉट ऑफ एग्जैक्ट अमाउंट। इन दिस केस लॉ डज नॉट क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ माइनर डेविएशन। पेमेंट के केस में तो पूरा अमाउंट ही पे करना है, एंड दैट टू इन अ लीगल टेंडर। इट मीन्स ऑफर टू परफॉर्म जो प्रॉमिसर को दो राइट दे रहा है, ये तभी एप्लीकेबल होंगे जब ऑफर टू परफॉर्म ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस अगर हम सिंपल सी बात दोबारा से सिंपल समराइज करूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शैल आइदर परफॉर्म, ऑफर टू परफॉर्म, और द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसेस इज बीइंग मेड एग्जैक्ट। ये दो चीज हो गई जो लॉ ये परफॉर्मेंस के बारे में हमको बोल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। बाय होम कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म। अब आप लॉजिकली बोलोगे सर इसमें क्या नई बात है, जो प्रॉमिसर है जिसने प्रॉमिस करा है उसको ही परफॉर्म करना है। नहीं, यहाँ पे कई सिचुएशन लॉ ने एनविसेज करी है, देखेंगे आप 5 पॉइंट्स है, ये मैं आपको समझाता हूँ। इन द फॉलोइंग केसेस द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म बाय द promiser only। कब? Where contract provides, if the contract provides that performance shall be done by promiser only, then it shall be done by promiser and none of the else। मीन्स अगर किसी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया है से ए और बी के बीच में परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्जांपल लेता हूं, यू विल अप्रिशिएट। ए जो है ज्वेलर है और बी कस्टमर है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि बी विल बाय से अ रिंग विथ सम स्टोन फ्रॉम ए, बट इस कंडीशन पे
कि वो डिलीवरी, वो रिंग और स्टोन ए को ही हैंड ओवर करनी है आफ्टर प्रॉपर चेकिंग। इन दिस सिनेरियो ए का अगर सेल्समैन है, वो अगर डिलीवरी दे रहा है बी को, इट विल नॉट बी कॉल्ड अ परफॉर्मेंस ऑन द पार्ट ऑफ ए, बिकॉज इनके कॉन्ट्रैक्ट में ये एग्री हो गया है ताकि जो डिलीवरी देनी है गुड्स की, रिंग की along with the stone, it has to be given by A only after proper checking. The contract may provide that performance shall be done by the promiser only, then it shall be done by promiser only. नेक्स्ट पे आते हैं, पर्सनल नेचर। कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व exercise of personal skill or which are founded on a personal confidence between parties must be performed by the promiser. एग्जाम्पल लेता हूँ, ए और बी, ए टीचर है और बी स्टूडेंट है। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए विल टीच बी। इन दिस सिनेरियो बी इज रिलाइंग ऑन अ पर्सनल स्किल ऑफ ए, तो इट्स एन इंडिकेशन कि इट्स इम्प्लाइड दैट ए अलोन शैल टीच बी। एक एग्जाम्पल लेता हूँ जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल XYZ एकेडमी है, उस एकेडमी में 3 टीचर पढ़ाते हैं। मान लेते हैं ये एक लिमिटेड कंपनी है। स्टूडेंट ने कॉन्ट्रैक्ट करा XYZ लिमिटेड से। यहाँ पे XYZ लिमिट में 3 टीचर है, तो यहाँ पे X को X भी टीच कर सकता है, Y भी टीच कर सकता है, Z भी टीच कर सकता है। यहाँ वाला जो मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे A और B के बीच में 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और जिसमें क्लियर इंडिकेशन है A हैज टू टीच B अलोन। इन दिस केस no person other than A can teach B because it's a contract involve exercise of personal skill. अब आता है ये क्या चीज है, which are founded on a personal confidence. एग्जाम्पल लेता हूँ, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ से मैरिज का। इन दिस सिनेरियो बी ये नहीं बोल सकता भाई कि बी समझ लेते वीमेन है, बी ये नहीं बोल सकती कि ए को कि भाई तू अब मुझसे शादी मत कर, तू ए से शादी सी से शादी कर ले, because the contract was made between A and B and this is based on a personal confidence. इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में देर इज एन इम्प्लाइड थिंग दैट द प्रॉमिस नीड टू बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर अलोन, नो पर्सन अदर देन प्रॉमिसर कैन परफॉर्म द प्रॉमिस। तो इस सिनेरियो में जो मैंने आपको हाईलाइट करा है, कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर वेयर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स और कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर। सेकेंड केस आते हैं, where contract is not required to be performed by promiser only. It can be performed by duly authorized agent of promiser. A ने B से एग्री कॉन्ट्रैक्ट करा फॉर परचेज ऑफ राइस। लेटर ऑन C जो B का सेल्समैन था, उसने ड्यू डेट पे A को डिलीवरी दे दी। Now there was a no contract between A and B that delivery has to be given by B alone. In this case, C being the employee of B means C is the duly authorized agent of B. So the performance of B can be performed by C also because contract के बारे में ये नहीं लिखा था कि B को ही करना है. Hence in the contract promise, the promise can be performed by the promiser agent. अब हम आते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे। कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट। इफ कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट का मतलब है देर इज अ नो स्पेसिफिक क्लॉज, जो हम आगे पढ़ने बारे में उसके बारे में मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं बोला, सिंपल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। देन अपॉन द डेथ ऑफ द प्रॉमिसर द कॉन्ट्रैक्ट shall be performed by the
legal representative of promisor. However, the liability of legal representative will be limited to the asset inherited from the promisor. मीन्स ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. ए इज द राइस सेलर और बी इज द परचेजर. नाउ इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉर सेल ऑफ 100 kg ऑफ राइस लेटर ऑन. मीन्स आप 10 दिन के बाद ए को बी को 100 kg राइस बेचने. इमीडिएटली आफ्टर द एंट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ए की डेथ हो गई. ना ए का बिजनेस गोज टू दी ए सन. और कॉन्ट्रैक्ट जो ए और बी के बीच में हुआ था इस बारे में कुछ नहीं लिखा था कि भाई डेथ के बाद क्या होगा. इन दिस सिनेरियो व्हाट द लॉ सेज कि जब ए की डेथ हो गई, इन दैट सिनेरियो ए सन हु inherited the business of A is bound to perform the promise of A. Means A son is bound to give 100 kg of rice to the B. Okay. So if contract is silent, then upon the death of promisor, the contract shall be performed by the legal representative. ठीक है. The contract provide otherwise. If contract provide that upon death of promisor, contract will not be performed by legal representative, then upon death of contract, legal representative will not perform the contract and contract becomes void. What is a void contract? Void contract वो होता है जब क्रिएट करा है जब तो वैलिड है, but later on due to some circumstances it's not enforceable and that is called void contract. तो यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक लिखा है कि डेथ के बाद अपॉन डेथ ऑफ प्रोमिसर कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी परफॉर्म बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, देन अपॉन डेथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लिख गया, देन डेथ अपॉन ऑफ प्रोमिसर legal representative will not perform the contract and contract becomes void. Third person. When a promisee accepts performance of promise from a third person, he cannot afterward enforce it against promiser. एग्जाम्पल देता हूँ, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है. ए को गुड्स परचेज करने ऑन द कंडीशन दैट ए को पहले एडवांस पेमेंट देनी है. सी ने बी को एडवांस पेमेंट दे दी ऑन बिहाफ ऑफ ए विच बी एक्सेप्ट. नाउ इन दिस केस लॉ जो बोल रहा है बी ए से दोबारा से वो पेमेंट नहीं मांग सकता. एग्जांपल लेते हैं, 2 लाख की पेमेंट करनी थी जो सी ने बी को कर दी. अब बी ने उस 2 लाख की पेमेंट को एक्सेप्ट कर लिया. इन दिस सिनेरियो बी कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स क्लेम another 2 lakhs from A. In other words, in a contract between A and B, the promise of A can be performed by C. मीन्स लॉ इस सिचुएशन को एनविसेज कर रहा है. तो ये वो क्या बोल रहा है सिंपल सा कि भाई बी जो है सी से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है और उसके बाद वो दोबारा से ए से पेमेंट नहीं मांग सकता, इन अ वे कि लॉ एनविसेज कि ए की परफॉर्मेंस कैन ऑल्सो बी परफॉर्म बाय थर्ड पार्टी, दैट्स अ सी इन दिस सिनेरियो. नेक्स्ट केस करते हैं, इट्स अ जॉइंट प्रॉमिसर. क्या है समझाता हूं मैं आपको. when 2 or more person made a promise they are called joint promiser. ठीक है. एग्जांपल लेते हैं, ए बी they agreed to give loan to the C together. In this case they will be called joint lender or they will be called joint promiser. अब जॉइंट प्रॉमिसर जब हो गए तो पॉइंट आता है कि भाई प्रॉमिस दोनों को करना है, एक को करना है, एक की डेथ हो गई तो क्या होगा. लॉ क्या बोलता है, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट
कॉन्ट्रैक्ट में सिंपल लिखा है ए और बी सी को जॉइंटली लोन देंगे। कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म बाय जॉइंट प्रोमिसर जॉइंटली। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई ए और बी ने इस एग्जांपल में बोला है कि सी को लोन देंगे, अगर और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो आप लॉ बोल रहा है शैल बी परफॉर्म बाय जॉइंट प्रोमिसर। अब पॉइंट आता है कि सर अगर बी डिफॉल्ट करता है व्हाट हैपन, क्या कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाएगा? वो हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज द राइट ऑफ प्रोमिसी अगेंस्ट जॉइंट प्रोमिसर। अभी सिंपल लॉ क्या बोल रहा है, अभी हम कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म बाय होम। इफ देयर आर जॉइंट प्रोमिसर then contract shall be performed by joint promisor jointly. Upon the death of the one joint promisor, contract shall be performed jointly by legal representative of deceased promisor and other surviving promisor. If all joint promisor dies, then contract shall be performed jointly by the legal representative of deceased promisor. यहाँ पे हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, हम अभी इस पे नहीं पढ़ रहे कि अगर किसी एक जॉइंट प्रॉमिसर ने ब्रीच करा तो कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा, अगर लॉ बोल रहा है अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है देन द प्रॉमिस हैज टू बी परफॉर्म जॉइंटली। एक की डेथ हो गई तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बी जॉइंटली विल परफॉर्म। दोनों की डेथ हो गई तो दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल परफॉर्म द प्रॉमिस। इफ कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रोवाइड, in case of joint promisor, if contract provide that it shall be performed by one of the joint promisor, then contract shall be performed by that joint promisor alone. मीन्स अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है दो ए और बी जॉइंट प्रॉमिसर है बट एग्रीमेंट में लिखा है कि ए विल अलोन परफॉर्म द प्रॉमिस एंड लेटर और ए कैन टेक मनी फ्रॉम बी, तो इस सिनेरियो में द कॉन्ट्रैक्ट शैल ओनली बी परफॉर्म बाय ए एज अगेंस्ट सी। तो अभी आपने ये देखा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है किसको परफॉर्म करना है। ऑन अ सिंपल टर्म्स हमें ये समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट शैल ओनली बी परफॉर्म बाय प्रॉमिसर, बट ऐसा नहीं है। इट कैन बी प्रॉमिसर, इट कैन बी प्रॉमिसर एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड पर्सन एंड जॉइंट प्रॉमिसर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच आई विल टेक अप इन माई नेक्स्ट वीडियो, what are the rights and liabilities of the joint promisor. I'm keeping the length of the video short so that you can have an interest in it and it does not become boring for you. So I hope you like it my video, and again a request, if you like my content please do subscribe my channel. Thank you.